नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम रोज की तरह प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले मैं दर्शकों से यह कहूँगा कि वो अगर अभय कुमार दुबे के साथ यह चर्चा नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि उन तक ये बातचीत नियमित रूप से पहुँच सके। अभय सर नमस्कार। जो आज की बातचीत है उसमें मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है उसके पीछे उसके पहले जो उसमें खींचतान चल रही है, उस पर चर्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालाँकि मैं यह सवाल इस रूप में रखना चाहूँगा कि जब पहली बैठक पटना में हुई उसके बाद उन्होंने एनसीपी को तोड़ लिया, मतलब एनडीए ने एनसीपी को खींच लिया उसके कुछ एक भाग को। अभी तक दूसरी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है बैंगलोर की बैठक के बाद। तो क्या हम इसे इंडिया गठबंधन की सफलता मानें कि अभी तक कुल मिलाकर वो लोग एक साथ हैं? देखिए, जो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में विभाजन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानी के कारण हुआ है, उसको बहुत लोगों ने, जो विपक्ष ने मोर्चा बनाया इंडिया, उसके साथ जोड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल एक मीडिया में दिया जाने वाला तर्क भर है। महाराष्ट्र की राजनीति की जो अपनी गतिशीलता है, उस गतिशीलता के कारण वहां विभाजन हुआ है और भाजपा वहां पहले से एक ऐसे गठजोड़ का सामना कर रही थी जिसके साथ जनता की हमदर्दी भी थी और अभी भी है। और साथ में भाजपा को लग रहा था कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो शिवसेना का एक हिस्सा एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में उसके साथ गया है, वो पर्याप्त नहीं है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जिताने के लिए। और भाजपा के रणनीतिकारों को शक है कि भारतीय जनता पार्टी और एक नाथ शिंदे मिलकर वहां पर अपना चुनावी दबदबा नहीं कायम कर सकते। इसीलिए लगभग पिछले 1.5 साल से वहां पर जितने भी स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, उनको भाजपा ने होने से रोक रखा है। कायदे से बहुत स्थानीय निकायों के चुनाव 1 से 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए थे, लेकिन भाजपा ने उसको रोक रखा है क्योंकि उसे अभी तक नहीं लग रहा है कि वो आसानी के साथ उन चुनावों को जीत जाएगी। अब अजित पवार का ग्रुप गुट भी आ गया है, मतलब एनसीपी का एक बड़ा हिस्सा भी उस सरकार में शामिल हो गया है। वो विश्वास अभी तक नहीं आ पाया है उनको। अगर वो विश्वास आ गया होता तो वो जल्दी जल्दी उन चुनावों को कराने की कोशिश करते और क्योंकि उन चुनावों में जीत दिखाकर वो कह सकते थे कि भाई अब पूरा मामला हमारे पक्ष में झुका हुआ है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में जो संतुलन है, राजनीतिक शक्तियों का जो शक्ति संतुलन है, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा अभी भी उसके प्रति सहज है। हालांकि भाजपा ने जो पहले वाली स्थिति थी, यानी जब राष्ट्रवादी कांग्रेस बिल्कुल एक थी और शिवसेना भी टूटी हुई नहीं थी, उस वक्त से स्थिति में कुछ परिवर्तन जरूर किया है, लेकिन अभी भी भाजपा विश्वस्त नहीं है। तो एक तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग तरह की हैं और वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है उसको गैर भाजपा शक्तियों का जो इंडिया मोर्चा है उसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब तक विधानसभा की राजनीति में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी रोशनी में लोकसभा चुनाव के लिए हो रही एकता को देखना भी ना समझिए। ये तर्क भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि विधानसभा में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जब लोकसभा में जाएंगे तो क्या जनता इनके ऊपर यकीन करेगी? भाई एक तरफ तो ये तर्क दिया जाता है, दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि वोटर जो है विधानसभा के चुनाव में अलग तरीके से सोच के वोट करता है, लोकसभा के चुनाव में अलग तरीके से सोच के वोट करता है। विधानसभा के चुनाव में भले ही वो भाजपा को हरा दे, लेकिन लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी का साथ देगा। तो ये दोनों तर्क एक साथ दोनों तर्क दिए जाएंगे तो उचित बात नहीं है। भाई अगर वोटर विधानसभा चुनाव की राजनीति के लिहाज से लोकसभा चुनाव को देखेगा, तब तो जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी है, मान लेना चाहिए कि वो लोकसभा के चुनाव में भी उसे बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये तर्क घुमा फिरा के अपने पक्ष में दे दिए जाते हैं, तो इनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं कि जब तक विधानसभा चुनाव होते रहेंगे तब तक लोकसभा चुनाव की एकता का नजारा स्पष्ट नहीं होगा। बिल्कुल साफ है, अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ना क्या चाहते हैं वो लड़ेंगे ही। वो गए हैं, उन्होंने सभाएं की हैं और अपनी गारंटियां दी हैं। तो इसका मतलब हमें ये नहीं निकालना चाहिए कि वो इंडिया मोर्चे में शामिल नहीं होंगे।
क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो मुंबई जाएंगे और इंडिया मोर्चे की जो तीसरी बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी, उस बैठक में भी शामिल होंगे। तो जितने भी नेता हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में ताकतवर हैं, वो अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के मुताबिक और अपनी पार्टी के हितों के मुताबिक काम करेंगे। राजनीति में सब लोग अपने अपने हितों के मुताबिक काम करते हैं, वो दूसरे के हित के मुताबिक नहीं काम करते। सवाल ये है कौन सा हित है जो इनको एक साथ जोड़ के जो इंडिया मोर्चा बनाने की तरफ ले गया है। तो वो हित यही है कि अगर ये लोग 2024 में भी नरेंद्र मोदी पहले की तरह 2019 की तरह चुनाव जीत जाते हैं या उससे कुछ बेहतर ही चुनाव जीत जाते हैं, तो विपक्ष की जो कुछ भी बची खुची दावेदारी है इस देश में, उसको वो अगले 5 साल में 2029 तक पूरी तरह खत्म कर देंगे। विपक्ष की तमाम पार्टियां धीरे धीरे करके टूट जाएंगी, उनके तमाम नेता किसी न किसी आरोप में या तो मुंह दबाकर बैठ जाएंगे या उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये सब होने लगेगा। अब उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती कितनी बड़ी नेता थी। आप देखिए 2007 में मायावती ने अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी। उससे पहले 3 बार भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना चुकी थी, बावजूद इसके कि उनके पास कम सीटें होती थी, भाजपा के पास ज्यादा सीटें होती थी। तो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जो नेता 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, जिस पर जाटव मतदाताओं को इसके पास एक स्थायी आधार है, जिसने एक जमाने में ऊंची जातियों के मतदाताओं से भी एक तरह की दोस्ती कायम कर ली थी, इसके कारण उसे पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। आज वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तकरीबन अंतर्ध्यान है, और ऐसा नहीं किसी उसके खिलाफ साजिश की हो इससे अंतर्ध्यान हो गई। कुछ इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़ा फैलाया है कि इससे मायावती उसमें काफी फंसा हुआ महसूस करती हैं और वो निकल के बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो किसी नेता के खिलाफ कोई युक्ति इस्तेमाल होगी, किसी नेता के खिलाफ कोई युक्ति इस्तेमाल होगी, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश का जितना भी विपक्ष है उसको पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर देंगे। इस प्रकार की योजना उनकी दिखाई पड़ती है। पिछले 5 साल में उन्होंने यही किया है। तो विपक्ष के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। विपक्ष को एकताबद्ध होना ही होगा, एकताबद्ध होकर उनके खिलाफ लड़ना ही होगा, एकताबद्ध होकर अगले 5-6 महीने में भाजपा की सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाना होगा, एक नैरेटिव सेट करना होगा। ये उन्हें करना ही होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी दुर्गति 2024 में 2014 और 2019 से भी ज्यादा होगी, और 2029 में ये चुनाव लड़ने काबिल भी नहीं रहेंगे। एक जो समस्या मुझे नजर आती है कि अगर हम 77 का चुनाव देखें या 89 का चुनाव देखें, तो कोई एक व्यक्ति या एक नेता ऐसा था जिसके आस-पास बाकी दल गुलबंद हो रहे थे। 89 में वीपी सिंह ऐसे नेता के रूप में उभर रहे थे। तो क्या अभी कोई ऐसा नेता दिखता है? जैसे मिसाल के तौर पर क्या खड़गे एक ऐसे नेता हो सकते हैं? या सब लोग बिना किसी नेता के ही चुनाव लड़ेंगे तो उसके सामने नरेंद्र मोदी मजबूत नेता, तो मजबूत दावेदारी नहीं हो पाएगी? क्या आप इसे एक बड़ी समस्या मानते हैं? देखिए, हर चुनावी परिस्थिति हर समय अलग-अलग होती है। 77 की चुनावी परिस्थिति और 89 की चुनावी परिस्थिति या 2080 या 1980 की चुनावी परिस्थिति या पिछले दिनों जो चुनाव हुए नई सदी में, उनकी चुनावी परिस्थितियां सबकी अलग-अलग हैं। यहाँ चुनावी परिस्थिति कौन सी है? आज कांग्रेस उतनी शक्तिशाली नहीं रह गई है जितनी शक्तिशाली कांग्रेस 1980 में थी, जब इंदिरा गांधी की 77 में चुनाव हारने के बाद वापसी हुई थी। कांग्रेस उतनी भी शक्तिशाली नहीं रह गई है जितनी 2004 में थी या 2009 में थी। कांग्रेस की स्थिति उससे भी कम हो गई है। तो आप देखिए, गैर भाजपा शक्तियों को एकताबद्ध करने वाली जो एंकर पार्टी है, जो प्रमुख दल है, आज वो उतना शक्तिशाली और आत्मविश्वस्त नहीं है। तो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। कांग्रेस का नेता भाजपा का चेहरा बनने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। कांग्रेस का नेता सम्माननीय हो सकता है, कांग्रेस का नेता आगे बढ़कर पहलकदमियां ले सकता है, कांग्रेस का नेता प्रमुख भूमिका निभा सकता है, लेकिन कांग्रेस का नेता उसके नेता को सामने रखकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनावी मुहिम नहीं चलाई जा सकती है। ये परिस्थिति है। जिस तरीके से भाजपा कल्पना भी नहीं कर सकती अभी कि नरेंद्र मोदी के बिना वो चुनावी मुहिम चलाएगी, उसी तरीके से विपक्ष भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि किसी चेहरे के साथ वो चुनावी मुहिम चलाएगा। तो दोनों अपनी अपनी स्थितियों में खड़े हुए हैं और उन्हीं स्थितियों के आधार पर एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। मैं ये मानता हूं कि भाजपा के पास एक मजबूत और प्रभावी चेहरा है, जिसकी साख और लोकप्रियता अभी घटी नहीं है। कुछ थोड़ी सी जरूर कम हुई है, उतनी कम नहीं हुई है कि उसको चिंतित होना पड़े।
इसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि अगर विपक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने रख सकता है, उस मुद्दे के इर्द गिर्द एक चुनावी गोलबंदी चालू कर सकता है, या कुछ 2-3 मुद्दों का एक समुच्चय 2-3 मुद्दे मिला के सामने रख सकता है और उसके आधार पर अपनी माहौलबंदी कर सकता है, नैरेटिव सेट कर सकता है, तो ये जो कमी है, ये कभी चुनाव में उसे ज्यादा खलेगी नहीं। व्यक्ति नहीं, मुद्दा महत्वपूर्ण है। जी। ममता बनर्जी के बारे में मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। एक तो वो है कि उन्होंने कहा कि सीपीएम और कांग्रेस मेरे दुश्मन हैं, जो कि राज्य स्तर पर है। लेकिन दूसरा उनकी एक नीतिगत पहल भी है। कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले उन्होंने इमामों की वेतन में वृद्धि की, फिर उसके साथ पुजारियों के वेतन में वृद्धि की। आज उन्होंने घोषणा की कि वो 70,000 रुपए देंगी, 43,000 जो राज्य में दुर्गा पूजा की समितियाँ हैं उसको। तो क्या इसे एक बेहतरीन चुनावी रणनीति माना जाए जिसमें सभी धार्मिक समुदायों को खुश कर रही हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी बांटो नीति, उसका उदाहरण से माना जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जो रेवड़ी बांटो कहते हैं, वो तो 3 साल से कह रहे हैं रेवड़ी बांटे इस बार, अभी के नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था। इसलिए कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें दिखाई पड़ने लगा था कि वो जिस तरह से अपना सब्सिडी तंत्र उन्होंने बनाया है, उनके विरोधियों ने भी वैसे सब्सिडी तंत्र छोटे-छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे बनाने शुरू कर दिए। तो उनको लगने लगा था कि उनकी जो बढ़त थी इस मामले में, वो बढ़त धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आज स्थिति ये है कि केंद्र सरकार के रेवड़ी तंत्र हैं, मैं कहता हूँ दोनों तरफ से, चलिए मैं आज एक नाम दे देता हूँ, केंद्र सरकार का रेवड़ी तंत्र और जो जो गैर भाजपा शक्तियां हैं उनके रेवड़ी तंत्र। तो इन सब रेवड़ी तंत्रों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ होड़ करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सबके अपने-अपने लाभार्थी हैं। और ऐसे लाभार्थी भी हैं जो राज्य सरकार का भी पैसा ले रहे हैं और केंद्र सरकार का भी पैसा ले रहे हैं। और अब तो स्थिति यह है कि आप लोगों से बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब मिल रहा है, ठीक है, और क्या दोगे? ये तो सब नेताओं ने मिलकर, भारत में जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबने मिलकर परिस्थिति ऐसी बना दी है कि अब तो जो लोग लाभार्थी हैं वो पूछते हैं ठीक है ये सब तो हमें मिल ही रहा है, अब और हमें क्या मिलेगा, हमें ये देखना है। तो ये मुश्किल खुद इस सब्सिडी तंत्र ने खड़ी की है। और जहां तक ममता बनर्जी के सवाल है, मैं इस राजनीति को बहुत अच्छी राजनीति नहीं मानता हूं कि आप इमामों का भी तुष्टीकरण करें और हिंदू पुरोहितों का भी तुष्टीकरण मस्जिद का भी तुष्टीकरण करें और मंदिर का भी तुष्टीकरण। ये बिल्कुल बेकार की राजनीति है। ममता बनर्जी ये वो इसलिए नहीं चुनाव जीतती हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं उसके और दूसरे बहुत से कारण हैं। मेरा मानना है कि ये करने के बावजूद भी वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीतती अगर उन्होंने टीएमसी के लोग जो जनता से जबरदस्ती पैसा वसूलते थे, उस पैसे को उन्होंने जनता को वापस न दिलवाया होता और वो एक तरह से और उन्होंने बहुत सारी इस लड़कियों को जो तरह तरह की रियायतें दी थी, सुविधाएं दी थी, वो उस तरह की सुविधाएं नहीं दी होती उन्हें। तो इससे नहीं होता है। तो लेकिन खैर ठीक है, नेताओं को लगता है कि जो धर्म मजहबी सवाल है, धर्म मजहबी सवाल को भी उन्हें इस तरीके से स्पष्ट करना चाहिए कि हम इसकी भी मदद कर रहे हैं, उसकी भी मदद कर रहे हैं। तो रेवड़ी के मामले में तो मान लीजिए कि दोनों पक्ष रेवड़ी बांट रहे हैं, दोनों के अपने अपने रेवड़ी तंत्र हैं और उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब तो ये है कि हर जगह विपक्ष भी बढ़ चढ़ के दावे कर रहा है कि हम ये सब देंगे आपको। भाजपा भी, प्रधानमंत्री कुछ भी कह दे रहे हैं, वो भी उससे बढ़ के अपने घोषणा पत्र में लिखने वाली है। तो ये सारी प्रतियोगिता तो हमें चुनाव के वक्त दिखाई पड़ेगी। एक तो ये है कि जनता कुछ चीज़ों की माँग करती है, लेकिन अगर सीधे तौर पे ये बात आ जाए कि आप मुझे तात्कालिक रूप से क्या फ़ायदा दे रहे हैं, जो मेरे एकदम पॉकेट में आए, मुझे दिखे, तो क्या इसे लोकतंत्र की दीर्घकालिक सेहत के लिए हम अच्छा संकेत मान सकते हैं? प्रश्न ये है कि हमारा लोकतंत्र एक ऐसे आर्थिक बंदोबस्त पर आधारित है। भाई लोकतंत्र एक चीज है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, फिर एक अर्थव्यवस्था है जो उस राजनीतिक व्यवस्था को चलाती है। लेकिन हमारा लोकतंत्र 1990 के बाद से उत्तरोत्तर एक ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित हो गया है जिसमें लोगों की आमदनी बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, लोगों की आमदनी घटने की गारंटी है। ये राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें रोजगार बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, रोजगार छिनने की गारंटी है। तो ऐसी स्थिति में नेता क्या करे और जनता क्या करे? देखिए ये आर्थिक उलझन है और ये किस तरह की आर्थिक उलझन है, मतलब इसमें लोग, नेताओं ने और सरकारों ने अपने हाथ पैर खुद ही बांध लिए
और इसमें अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल आर्थिक ताकतें हैं, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरे तमाम जो ग्लोबल पूंजी के जो अपने संगठन होते हैं और ग्लोबल पूंजी की जो जरूरतें और जो उनका प्रवाह है, ये उनकी ये उनका फैलाया हुआ जाल है, जिसमें भारत जैसे देश, उसके नेता, उसकी पार्टियां और उसके हमारे और आपके जैसे तमाम नागरिक सारे के सारे उसमें फंसे हुए हैं। अब देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी के पास इस अर्थतंत्र का कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार जो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या वो कोई नई अर्थव्यवस्था लेके चलेंगे? भाई ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल ने किया है कि भाई हम आपको जो सोशल सेक्टर है उस पर हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, हम स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जम के पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा आप और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अधिकतम यही किया जा सकता है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, दिल्ली में कर रही है, पंजाब में कर रही है और बाकी सब जगह वो करने का जो वायदा करते हैं। बाकी उन्हें भी फिर तरह तरह की सब्सिडियां बनानी पड़ती हैं, चाहे बिजली की सब्सिडी हो, चाहे पानी की सब्सिडी हो। हर जगह नेता देखता है कि गरीबों का स्तर क्या है, जो बहुत गरीब है उनकी जरूरत क्या है, उनको कौन सी सब्सिडी देंगे तो हम उनको ज्यादा गहराई से स्पर्श कर पाएंगे। इस तरह सब लोगों का अपना अपना वेलफेयर मॉडल है। इसको आप सब्सिडी मॉडल भी कह सकते हैं, आप इसको रेवड़ी मॉडल भी कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल, जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जो टीवी पे दिखते हैं, कांग्रेस के शायद नेता भी हैं, तो उन्होंने कल एक बात कही, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी कार्य समिति में सीडब्ल्यूसी में स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर आमतौर पे एक हिंदू विरोधी सोच रखने वाले लोग कुछ हैं जो हावी हैं और उनको मेरा कपड़ा और मेरा तिलक लगाना सही नहीं लगता है। तो क्या आपको लगता है कि आज के दिन में इस तरह के आरोप कांग्रेस पर चिपकते हैं? अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है तो कांग्रेस को अलग से सफाई देने की जरूरत है? भाई देखिए, वो तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो एक धर्मगुरु हैं और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल में उनका बड़ा प्रभाव है, अच्छे वक्ता है और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं राजनाथ सिंह के खिलाफ और उन्हें बड़े अच्छे सम्मानजनक वोट प्राप्त हुए थे, ऐसी बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भी मेरी उनकी एक दो बार बातचीत हो चुकी है और कांग्रेस की राजनीति से वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस का पक्ष और कांग्रेस की राजनीतिक जो पेचीदगी है उससे बचते हुए वो टीवी चैनलों पर बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। अब कांग्रेस कार्य समिति में उनको स्थान नहीं मिला तो उन्होंने इस तरह का आरोप लगा दिया। मुझे लगता है कि अगर वो इस तरह का आरोप न लगाते और थोड़ी सी प्रतीक्षा करते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है, कांग्रेस उसमें अलग तरह की स्थिति में रखता है और उसके अंदर खाने क्या घटित हो रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और उसके पहले कि हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करें, एक बार फिर से मैं यह कहूँगा कि अगर आप अभय कुमार दुबे जी की बातचीत को रोज़ सुनना चाहते हैं, तो आप नई परख को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हर रोज़ देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आम मीडिया में जिस तरह का विमर्श चल रहा है, उससे एक अलग विमर्श या एक अलग स्तर की समझ आपको उपलब्ध कराएँ। अभय सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।